हम लोग आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, उसमें 5 टॉपिक हमने कर लिए। नेक्स्ट लेसन 6 है जिसका नाम है इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन लिखा आ जाए चाहे ओरिएंटेशन लिखा आ जाए, इसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग टू द एम्प्लॉइज फैमिलीज विद हिम हर ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब सिचुएशन। हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज आते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है उनको कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना ताकि वो हमारी कंपनी में एज ए फैमिली काम कर सकें। उनको हर एक सिचुएशन के बारे में जॉब की नॉलेज हो, उसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इंडक्शन का मीनिंग हम सबसे बात सिंपल से वर्ड में बात करें तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क। कंपनी में जो एम्प्लॉय आएगा उसको काम के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो देना। दूसरा, इंट्रोडक्शन फ्रॉम हिस्ट्री, कंपनी की जो पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है कि कब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस किस दिशा में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। विजन एंड मिशन, कंपनी की सोच क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से सब एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद वर्क कल्चर, हमारी कंपनी में जो काम करने का कल्चर है वो किस बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास 5S के रूल्स बने हुए हैं, हम लोग सेफ्टी में अच्छा काम कर रहे हैं। सब डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वालिटी में, वो सब कुछ उनको बताना। उसके बाद वर्क एथिक्स, हमारी कंपनी में जो काम करने के एथिक्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, मींस 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, इतने बजे छुट्टी होगी, किस दिन छुट्टी है किस दिन छुट्टी नहीं है, वो सब कुछ पहले ही गाइड्स करना कंपनी के एम्प्लॉयज को। रूल्स पॉलिसी सिस्टम उसी में एथिक्स में आता है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कंपनी में हमारे पास एम्प्लॉय लगा है उसको कौन कौन से बेनिफिट हमारे पास काम करने में मिल सकते हैं, ये भी इंडक्शन प्रोग्राम में ही आता है। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बंदा जिस जॉब पे रखा गया है उसको अपनी जॉब में क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं, ये सारी चीज की उसको इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही दे देना। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को हम अपनी कंपनी में हायर कर चुके हैं, उसको एज ए फैमिली यूज करना चाहते हैं ताकि उसको कंपनी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन पहले देना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन एंड इट्स रिक्वेस्ट, ओरिएंटेशन का मीनिंग भी इंडक्शन से ही होता है। इसकी जरूरत क्यों है, क्यों की जाती है? सबसे पहले प्रिपेयरिंग टू द न्यू एम्प्लॉइज, क्योंकि जो नए एम्प्लॉइज कंपनी में आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हल्का फुल्का कोई एम्प्लॉय आएगा तो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि कंपनी इस हिसाब से चलती है, इसमें ये चीजें बनती हैं, लेकिन उसके कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बताना ताकि सभी एम्प्लॉइज के साथ मैच होकर काम कर सके, इसलिए इंडक्शन प्रोग्राम यूज किया जाता है। दूसरा, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन, उसको कितनी हमारे पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन है ये भी चेक करना, इसलिए भी इंडक्शन प्रोग्राम लगाया जाता है। क्योंकि जो बंदा आया होगा, मान लीजिए किसी कंपनी से हटके आया है या किसी जॉब से निकल के हमारे पास कंपनी में आया है, वो कितनी इन्फॉर्मेशन लेके आया है, क्या उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे काम में सेटिस्फेक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। थर्ड, प्रेजेंटिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अगर बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको टोटल इन्फॉर्मेशन देना। ये जरूरत है किसी भी कंपनी में इंडक्शन प्रोग्राम की या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, क्योंकि जब भी नई एम्प्लॉय आएगा तो इनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। नहीं इन्फॉर्मेशन दोगे तो मे भी बंदा फिर क्या काम करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद स्ट्रेटजी चॉइसेस ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, कौन कौन सी स्ट्रेटजी? सबसे पहले हम बोल सकते हैं फॉर्मल टू अंडरस्टैंड द वे इज डिजाइन, फॉर्मल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में जो रूल बनाए होंगे वो सीधा बता देंगे कि हमारी कंपनी में ये रूल्स एंड टॉप मैनेजमेंट में बनाए हुए हैं। या फिर इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी भी, इनफॉर्मल स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल का मीनिंग हो गया कि आप जो एम्प्लॉयज आएगा उसको उसके साथ वाले वर्कर्स जो होंगे या एम्प्लॉयज होंगे उसके साथ एडजस्ट होने का टाइम देंगे, कि एम्प्लॉयज से अपने आप समझ लेगा बंदा कि जो मर्जी काम उसको जो दिया गया है कि एम्प्लॉयज कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कैसे मिलकर काम कंप्लीट कर सकते हो। जब उसके बाद इंडिविजुअल को चॉइस देंगे, जिस बंदे को आपने सेलेक्ट किया है उसको चॉइस देंगे कि वो अपने तरीके से अगर काम में हमारी कंपनी में काम किस तरह से कंप्लीट करेगा, पहले हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं अपनी कंपनी में। थर्ड है कलेक्टिव इज हेल्पफुल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनीज ऐसी हैं जो ज्वाइनिंग में काम कर रही है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम कलेक्शन बेस पे भी काम कर सकते हैं। कलेक्टिव का मतलब कि ग्रुप मेंबर के साथ उसको एडजस्ट करवा दिया जाएगा, जिसमें जॉब वो करने जा रहा है उसमें अगर मान लीजिए 5-10 पर्सन और भी काम कर रहे हैं, उसी ग्रुप में उस पर्सन को बिठा देंगे, वो बंदा वहां से सारी इन्फॉर्मेशन लेके कंपनी में काम कंप्लीट कर सकता है। या फिर सीरियल ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, बंदे से सीरियल वाइज काम कंप्लीट करवाएंगे, पहले ये काम फिर वो काम फिर वो काम, धीरे धीरे वो बंदा सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की ले सकता है। या फिर उसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव इंजेक्शन भी ले सकते हैं, मींस बंदे को कुछ क्रिएटिव करने के लिए बोले, जो इस काम के लिए बंदा आया उसको बोले इस काम में कुछ हमें अलग से करके दिखाओ, तो भी बंदा कहता है हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बंदा ले सकता है। इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई है। फॉर्मल बेस पे भी काम कर सकते हो, इनफॉर्मल बेस पे। अगर फॉर्मल में काम करोगे मींस टॉप मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसमें इंडिविजुअल पर्सन को खुद ही काम करना पड़ता है। इन
इन्होंने लिखा है इन्वेंटिव, मीन्स खुद बंदे को कुछ ना कुछ अलग से क्रिएटिव करके दिखाना पड़ेगा जो कंपनी के लिए काम आ सके, या फिर सीरियल ऑर्डर में उसको फॉर्मल बेस पे काम करना था, कंपनी जो जो काम बताएगी वो काम करता चला जाएगा। अगर इनफॉर्मल में काम करेगा तो कलेक्टिव में काम करना पड़ता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। डिवेस्टर होता है, डिवेस्टर मीन्स उसको कुछ अलग करने का काम मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग उसके साथ काम कर रहे होंगे वही उसको बताएंगे, उसको वही काम करना होता है। और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, इसमें कुछ बंदे को सीरियल रिकॉर्डिंग काम नहीं करना होता, जो लोग जो बोलेंगे वो काम करता चला जाएगा, बंदा अपने आप ही फिर सीखता चला जाता है। फिर है बेनिफिट टू द इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम अगर कंपनी में लगाएंगे तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले तो बेनिफिट आता है कि क्विक सेटलमेंट, एम्प्लॉय की जिस जॉब के लिए बंदा आया है वो इजिली बेस पे सेटल हो जाएगा, उसको आपको कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती अगर उसको प्रॉपर में ही ट्रेनिंग या फिर जो आप इन्फॉर्मेशन है वो दे देंगे तो। प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी में भी किसी प्रकार की फिर कमी नहीं आती, मीन्स लगातार बंदा आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट में काम करता चला जाता है। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया हो, जिस भी काम के लिए आया होगा तो उसकी हम प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं कि हमारा काम वो रुकेगा नहीं, कि जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बंदा इजिली बेस पे आपका काम करता चला जाएगा। फैमिलाइज विद द प्रोसीजर, कंपनी के जो प्रोसीजर है उसको इजिली बेस पे सीख लेगा, उसके साथ प्रॉपर डील करता चला जाएगा। उसको ये नहीं होगा कि अपनी मनमर्जी से जो मर्जी काम करे, जब मर्जी आए जाए, क्योंकि जब आप पहली कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो कंपनी के साथ वो इजिली बेस पे अटैच होकर काम करता रहेगा, हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ये इसके बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास लिखा आ रहा है कि इवेल्यूशन ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इवेल्यूशन कहता है, और अगर इसको हम देखना चाहें तो और किस तरह से सेटअप कर सकते हैं आप इसमें, कहता है अगर इसको इवेल्यूट करना चाहो तो क्वेश्चनर सेटअप कर सकते हो। बंदे को इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक वेल डिजाइन क्वेश्चनर सेटअप कर लो। क्वेश्चनर सेटअप करोगे तो बंदे को उस क्वेश्चन से आंसर लिए जाएंगे, तो मे भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बंदे को उसका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। जो आपने इंडक्शन प्रोग्राम उसमें लिए यूज किया तो उसको उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक वेल डिजाइन क्वेश्चनर से हम लोग चेक इजिली बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन, मान लीजिए कंपनी में आप ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहला मैटर करता है कि एचआर टीम और पर्सन डेप्यूटेड एचआर, जो भी बंदा एचआर डिपार्टमेंट में आएगा या एचआर टीम में आएगा, सबसे ज्यादा उसको लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डिजाइनिंग कैसे की जाए, जब बंदे को जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से जाए, और उसको कंडक्ट कैसे किया जाए। क्योंकि मान लीजिए आपकी कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज आए हैं तो आप लोग एक स्पेशल उनके लिए 2-3 दिन की ट्रेनिंग रख सकते हो जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपने हायर ही सिंगल पर्सन को किया है तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब कुछ नया अलग से काम करेंगे हमारे ऊपर कॉस्ट पड़नी है उस चीज की। तो कंपनी में ये हमेशा रुकावटें आती हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाए और इसको कंडक्ट कैसे किया जाए। अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखोगे, बार बार सिंगल पर्सन के लिए काम करते चले जाओगे तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगर ग्रुप में काम किया जाएगा तो बेनिफिट मिलने वाला हो। तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि अगर आप लोग किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना। अभी कंपनी की पॉलिसी है कि एक बार में अगर आपने किसी बंदे को ट्रेनिंग देनी तो कम से कम 10-15 होनी चाहिए। हायर तो एक पर्सन करना है तो उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाए। फिर तो लास्ट में ऑप्शन ये आती है कि इस बंदे को इनफॉर्मल बेस पे ही काम करने दो। कंपनी में जिस ग्रुप में उसने काम करना है उसी ग्रुप के साथ मैच करवा दो। वो बंदा अपने आप ही ग्रुप वाले पर्सन उससे कुछ ना कुछ काम करवाते चले जाएंगे, वो बंदा काम सीखता चला जाएगा। फिर आते हैं इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप का आपको कौन कौन से काम करने होगा। अगर मान लो किसी एम्प्लॉइज को कंपनी में लेके आ रहे हो तो सबसे पहले वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए उसका मीन्स स्वागत कीजिए। उसके बाद उसको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। जिस डिपार्टमेंट में उसने काम करना है उस डिपार्टमेंट को उसको दिखाइए, और कंपनी में मैनुअल उसको जो न्यू रिक्रूटमेंट किया गया उसके बारे में बताइए। भी हमने जो रिक्रूटमेंट की है आपकी किस बेस पे की है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है जिस बेस पे हमने आपको सिलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं जॉब के लिए। उसके बाद उसको पूरे वर्क ग्रुप के डिटेल में इन्फॉर्मेशन दीजिए, जहां जहां पे उसने काम करना है, जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसको अपने सैलरी, उसके बेनिफिट, उसको परक्विस्ट, छुट्टियों के या फिर कंपनी में इसके अलावा क्या क्या छुट्टीज होंगी, उसकी अटेंडेंस पंक्चुअली किस हिसाब से होनी चाहिए, ये सब कुछ उसको इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता दीजिए। एक्सप्लेन अबाउट द फ्यूचर ट्रेनिंग, अगर फ्यूचर में उसको कोई अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी उसको पहले से ही क्लियर कर दीजिए। क्लैरिफाई डाउट, उस बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूछ लीजिए कि अगर कोई डाउट है तो बंदा पूछ सकता है। मोस्टली तो ये होता है बंदे को कि मैंने कल से मान लो जॉब पे आना है, क्या मेरी सैलरी होगी, क्या क्या छुट्टियां होंगी, महीने में कोई छुट्टी है या नहीं है, उसके बाद मुझे टाइम पर कितने बजे आना है और कितने बजे मुझे छुट्टी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप किसी बंदे को दे दोगे, जॉब जिस पे उसने बंदे ने काम करना है उस जॉब को भी आप दिखा दोगे बंदे को, तो बंदा इजिली बेस पे सुबह मॉर्निंग नेक्स्ट टाइम जिस दिन भी उसने आना है इजिली बेस में कंपनी में आ सकता है। अदरवाइज उस बंदे को किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो कोशिश कीजिए उससे क्वेश्चनिंग करके उसके डाउट्स क्लियर कर दीजिए, ताकि बंदा कंपनी में एज ए फैमिली काम कर सके।
इंडक्शन के बाद हमारे पास आ रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिन लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद उनको नेक्स्ट फेज होता है कैंडिडेट को प्लेसमेंट करने का। जब आपने सिलेक्ट कर लिया किसी भी एम्प्लॉइज को, अब मान लो मैंने एग्जांपल लूं कि एचआर डिपार्टमेंट में हमने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया, 4 बंदों को सिलेक्ट कर लिया। एचआर डिपार्टमेंट में बंदे की प्लेसमेंट किस जॉब पे होगी? एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम है, पेरोल का हो सकता है, या फिर आपका ईएसआई का हो सकता है, पीएफ का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, या फिर ओवर टाइम का हो सकता है। वो आपने डिसाइड करना होता है कि बंदे को किस जगह में सेटअप करना है। तो आफ्टर इंडक्शन नेक्स्ट स्टेप इज दी स्टेप ऑफ प्लेसमेंट, कि एम्प्लॉइज को उसकी जॉब के ऊपर सेटअप करवाना, उसको एडवाइस देना कि उसके न्यू ज्वाइन के ऊपर उसने क्या क्या काम करने हैं, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहले लिखा कि दीज आर द सेवरल प्रॉब्लम व्हिच आर फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम व्हिच फर्दर इज डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इमेज। एक कहता है इमेज आगे दी है जिससे क्लियर हो जाएगा कि बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले कहना इंडिपेंडेंट, बंदा किसके ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि आप मान लीजिए किसी नए बंदों को रख लिया, हमारी कंपनी में काम करने का तरीका किस हिसाब से है, बंदा डिपेंडेंट होकर काम करेगा या इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, ये मैटर करते हैं। अभी मान लीजिए कोई आपकी कंपनी से पहले से एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, आप लोग काम कर रहे थे पीएफ का, हमारी कंपनी में किस तरह से पीएफ कट रहा है, किस तरह से हम लोग जमा डिपॉजिट करवा रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में और एम्प्लॉयज का कैसे काट रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले एम्प्लॉयज को कैसे दी जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, मतलब इसको नॉलेज है, सब कुछ आपने कंपनी में सिखा दी तो सबसे बड़ी बात है। अगर वो डिपेंडेंसी लेवल में अभी उसको कुछ पता ही नहीं, तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्लेसमेंट में, कि पहले कौन इस बंदे को इन्फॉर्मेशन देगा, हमारी कंपनी में काम होगा। फिर आता है सीक्वेंटल। सीक्वेंटल मतलब किस सीरीज में हमने काम करना है। अच्छा डिपार्टमेंट में मैंने जैसे एग्जांपल बोला पीएफ काट के किस तारीख को कटना है, किस तारीख को जमा, कई बार कंपनी 2-2 महीने जमा नहीं करती है, तो सीरीज भी हमें उसको बतानी पड़ेगी किस सीरीज में बंदा काम करेगा। थर्ड आता है कि पूल। पूल हम बोल सकते हैं कि हाईली डिपेंडेंसी रिलेटेड टू द वर्क, हमारे काम के साथ जो भी डिपेंडेंसी लेवल है, बहुत सारी जॉब करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल किसी बंदे को बोल रहा है सैलरी बनानी है, सैलरी में काफी काम है, पीएफ भी काटो, ईएसआई भी काटो, ओवर टाइम भी देखो, प्लस छुट्टियां भी काटो बंदे की, अगर एक्स्ट्रा छुट्टियां ले रहे हैं तो उसको हमने किस लेवल में दिखाना है। ये नंबर ऑफ वर्क का जो पूल होता है उसको कैसे कंप्लीट करवाना है, ये सभी कंपनी में प्लेसमेंट की आफ्टर प्लेसमेंट ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। ये था आपका टॉपिक इंडक्शन एंड प्लेसमेंट का। अगर कोई पॉइंट ऐसा है आपको लगता है कि पूछने वाला, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस विच द न्यू एम्प्लॉइज आर बीइंग टॉट न्यू स्किल्स टू परफॉर्म देयर जॉब ड्यूटीज। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आपकी कंपनी में न्यू जॉब एम्प्लॉइज आएंगे, उनको न्यू जॉब किस स्किल से कंप्लीट करनी है या नई स्किल्स उसमें लगानी है, वो क्या स्किल्स यूज करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देना एक ट्रेनिंग ही कंपनी में काम होता है। अगर किसी कंपनी में ट्रेनिंग आप किसी एम्प्लॉइज को दे दोगे तो उसकी डेवलपमेंट ऑटो मोड पे ही हो जाती है, क्योंकि जब कोई नया बंदा आपकी कंपनी में आएगा तो उसको आपकी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पहले से उसको स्पेशल ट्रेनिंग दे। अच्छी जॉब पे जब भी जाएंगे तो मे भी कंपनी में 2-3 दिन की या 5 दिन की या हफ्ते की ट्रेनिंग जरूर होती है। बहुत सारी जॉब में तो रख देते हैं कि 1 महीना आपकी ट्रेनिंग पे हो भाई, ट्रेनिंग में आपको हाफ सैलरी मिलेगी, आपको इस तरह से काम करना है, पहले के बार 1 महीना काम सीख जाइए, अगर आप रहेंगे हमने कंपनी तो हम आपकी सैलरी वही जो आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी, वो आपको उतनी सैलरी मिलने वाली होगी। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है? ट्रेनिंग में प्रोसेस सबसे पहले आता है नीड असेसमेंट। हमें जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, वो चीज हमें पहले ही डिसाइड करना होगा। हाँ जी, सबसे पहले ट्रेनिंग देनी है तो हमें चेक करना होगा कि नीड असेसमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग किस चीज की देना चाहते हो आप लोग, किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये असेसमेंट करना जरूरी है। ऐसे तो नहीं है कि जो एम्प्लॉइज आएंगे सबको ट्रेनिंग देने बैठ जाओगे, क्योंकि हमें अलग अलग प्रोसेस में, अगर हमने एक ही बार में एचआर के लिए भी पर्सन हायर किए हैं, अकाउंट्स के लिए भी पर्सन हायर किए हैं, हो सकता है कि पैकिंग के लिए भी हायर किए हैं, हो सकता है कि आपने मैकेनिकल लेवल के भी एम्प्लॉइज हायर किए हैं, तो ट्रेनिंग में नीड असेसमेंट देखेंगे कि अलग अलग एम्प्लॉइज की क्या क्या जरूरत है जिनको ट्रेनिंग आपने देनी है। उसके बाद डिजाइन, आपको ट्रेनिंग का डिजाइन सेटअप करना होगा। ट्रेनिंग मैंने जैसे बोला कि आप पूरे दिन में अगर एक ही एम्प्लॉइज को पूरा दिन ट्रेनिंग दोगे तो बंदा नहीं सीख सकता भाई। वो सुबह आएगा, अगर आप 9 बजे उसको बुला लिया, बोलोगे 5 बजे तक ट्रेनिंग सेशन है, तो 9 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक किसी बंदे को ट्रेनिंग दोगे तो बंदा सो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ले ही नहीं पाएगा। कुछ ही टाइम बंदा अटेंडेंस दे सकता है आपको, तो डिजाइन भी आपको सेटअप करना होगा। प्रैक्टिकल बेस पे दोगे, इमेजेस दिखाओगे या फिर बंदे को क्वेश्चनर दोगे, ये आपको डिजाइन पहले से सेटअप करना होगा भी किस हिसाब से आप ट्रेनिंग देना चाहते हो। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपने ट्रेनिंग का डिजाइन कर लिया तो उसको लागू कीजिए। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में जाके आता है इवैल्यूएशन। मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को आपने 2 दिन ट्रेनिंग दी है,
तो 2 दिन खत्म होने के बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, मतलब लास्ट में 1 घंटा या 2 घंटे पहले उसको इवेल्युएट किया जाए, उससे इन्फॉर्मेशन ली जाए कि जो जो चीजें हमने उसको बताई क्या उसको समझ आई हैं। उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन सेटअप कर सकते हो, या बंदे को कोई एक स्पेशल आप पेन पेपर दे सकते हो जिसमें बंदा बताएगा कि एक्चुअल में उसको क्या क्या सीखने को मिला, या कुछ नई चीजें उसके माइंड में आई हैं तो बंदा उसमें काम कर सकता है। तो ये इसको इवेल्युएशन करना, मतलब इसको बेनिफिट हो रहा है ट्रेनिंग का, नहीं हो सकता। इन्होंने लिखा है टेक्निक्स फॉर नीड असेसमेंट। अगर आप कहता भी असेसमेंट करना चाहते हो टेक्निक्स मतलब ट्रेनिंग की, तो उसमें क्या क्या करो, सबसे पहले कहता आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपने किसी बंदे को टेक्निक्स ट्रेनिंग दे दी है, अब उससे बातचीत कीजिए, बातचीत में उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर लीजिए, उसको पता भी नहीं लगे कि उसकी असेसमेंट हमने कर ली है। बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं, आफ्टर ट्रेनिंग आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेनिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आप हमारी कंपनी के बेनिफिट है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, बातों बातों में ही आपसे आंसर्स ले जाना, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना। बंदे को पता भी नहीं चलता कि उससे आंसर ले लिए गए हैं, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी। इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा कहता है मैनुअल रिकॉर्ड। आप बंदे का मैनुअल रिकॉर्ड बनवा लीजिए, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चनर दे देंगे, या फिर उसको पैराग्राफ दे देंगे, या फिर वर्क सिचुएशन कुछ ना कुछ दे देंगे जिसको बंदा हैंडल कैसे कर सकता है, उसके बारे में आंसर लिए जाएंगे। थर्ड हो सकता है फोकस ग्रुप। किसी एक ग्रुप के ऊपर उसको फोकस करने के लिए बोला जाए कि इस ग्रुप में से हमें प्रॉब्लम फाइंड करके दिखाओ अपने काम में। कई कंपनी ऐसे होती हैं, स्पेशली जहाँ पे मशीन्स वर्क होंगे, तो वहां पे उसको ग्रुप में फोकस करने के लिए बोला जाता है कि हमारी कंपनी में आपको लगता है कि ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इसको फोकस करके फाइंड करके दिखाओगे। अगर आप अच्छी जॉब पे जा रहे हो तो ये काम भी आप यूज कर सकते हो। हिस्टोरिकल डाटा, या फिर हम हिस्टोरिकल डाटा, जो जिस जॉब पे आप गए हैं उसकी हिस्ट्री में क्या क्या चल रहा था, पहले काम कैसे होते थे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बंदे से ले सकते हो, क्योंकि जब ट्रेनिंग दी जाएगी सभी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद क्वेश्चनर, या फिर आपकी कोई वेल डिजाइन क्वेश्चनर होनी चाहिए जिसके आंसर आप बंदे से ले सकते हो, या फिर उसकी इंटरव्यूज भी आप कर सकते हो कि दोबारा से आफ्टर ट्रेनिंग बंदे को इंटरव्यू बुलाओ, उसके आप क्वेश्चनर्स होंगे, जो आपके जो टिक मेथड रखे होंगे, जो आप जिस हिसाब से मेथड रखे होंगे आप उसमें टिक करते चले जाएंगे। जब बंदे को हायर करना है नहीं करना उसमें डिसाइड कर सकते हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप कहता ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेटअप करने जा रहे हो, उसकी डिजाइनिंग करने जा रहे हो, या ड्राइविंग करने जा, ड्राइविंग का मतलब उसको लागू करने जा रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु विल बी द ट्रेनर। जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए ट्रेनर कौन होगा, कौन सा ऐसा पर्सन होगा भी जिससे हम लोग ये काम करवा सकते हैं। जैसे मान लो टीचिंग में, यहाँ पर भी पहले डिसाइड करते हैं कि आपकी बुक में कौन सा टीचर होगा जिसको हम रखें कि वो बुक आपकी जल्दी जल्दी भी कंप्लीट करवा दे और आपका टॉपिक भी कंप्लीट होते चले जाए। दूसरा, हु विल बी द ट्रेनिस, जिनको ट्रेनिंग देनी है वो कौन से पर्सन होंगे। क्लियर है ना, मैंने बोला एक ही बार में आपने पांच टाइप के एम्प्लॉइज हायर किए हैं, तो पांचों को इकट्ठा बैठा के ट्रेनिंग दोगे तो मे भी कंपनी का लॉस ही लॉस है, क्योंकि जिनके काम का वो डाटा सुनेंगे, बाकी तो आपको तंग करेंगे, वो तो बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, ना आप ट्रेनिंग दे पाओगे ना वो बंदे को ट्रेनिंग ले पाएंगे। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस हिसाब से दी जाएगी, सारा कुछ ही आप लोग बोल के बताएंगे, हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, या फिर कुछ इमेजेस, या फिर कुछ वीडियोस, या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह आप यूज करेंगे जिससे ट्रेनिंग आप देने की कोशिश करेंगे। थर्ड आता है कि लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का लेवल किस हिसाब से होगा, सारा कुछ ही बंदे को एक ही बार में बता दोगे, या फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बंदों को ट्रेनिंग देते चले जाओगे। जब स्टार्टिंग कैसे होनी है उसकी ट्रेनिंग दे दोगे, ये भी मैटर करता है। वेयर टू कंडक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी में ऐसा तो नहीं है भी चलते हुए काम में बंदों को जाकर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दोगे, मे भी जो चलता हुआ काम है वो भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर स्पेशल रूम में दोगे। अगर जहाँ पे स्पेशल रूम में देने जा रहे हो, क्या आपके पास वैसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो ट्रेनिंग में रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैटर करता है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस हिसाब से दे सकते हैं, 2 तरीके से दे सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अगर बंदा काम कर रहा है तो काम पर भी उसको कहता ट्रेनिंग दे सकते हो। कैसे, सबसे पहले अप्रेंटिस इन ट्रेनिंग, जो बंदा कंपनी में काम करने आया है उसको काम करने का चांस दो, बोलो काम करो उसमें सीखो, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कि उस बंदे को उसकी जॉब पे बिठा दो और बंदा अपना काम करता चला जाएगा। उसके बाद जॉब इंस्ट्रक्शंस, जिस जॉब पे बंदे को बिठा रहे हो उसकी इंस्ट्रक्शंस आप बता दो कि इस जॉब में आपको ये काम करने हैं, ये टाइम पे आपको फ्री भी टाइम है, इसमें आप फ्री रह सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप, इंटर्नशिप मींस लास्ट में उस बंदे की, जैसे मान लो 1-2 दिन बंदे ने काम किया है, उसकी रिपोर्ट्स जरूर है कि उसने जॉब में हमारे लिए एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट किया है या नहीं किया, वो चीज भी चेक कर सकते हैं। कोचिंग, अगर लगता है कि बंदे को किसी प्रकार की कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑन दी जॉब उसको प्रोवाइड करते चल जाओ। सुपरवाइजर को स्पेशल बता सकते हो कि बंदे को अगर इसको रिक्वायरमेंट हुई तो इसको बताना ये काम कैसे कंप्लीट करना है, वैसे बंदा खुद ही करेगा। लास्ट एक ऑप्शन आती है ऑन दी जॉब पे जॉब रोटेशन, लगातार एक काम मत करवाओ बंदे से, उसको रोटेशन करो, कभी ये काम करवा दो, कभी वो काम करवा दो, कभी अभी मान लो किसी कंपनी में सुपरवाइजर रखना है, सुपरवाइजर मोर देन 10 एम्प्लॉइज मतलब एडजस्टमेंट करवाता है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, वहीं से 20 हैं, उन सभी को हैंडल करना है। तो उसमें सुपरवाइजर काम ये तो नहीं है कि पहले 5 जो हमारा पहला जो काम चला उसको देखेगा, सारे काम उसने देखने हैं।
तो उसको रोटेट करवाते चले जाओ ताकि सभी काम की उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो वो कंपनी के बेनिफिट में काम कर सकते हैं। ये तो थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आती है ऑफ द जॉब। मान लो कंपनी जॉब पे नहीं है, उसको ट्रेनिंग देने जाते हो कैसे? सबसे पहले तो उसको लेक्चर्स दीजिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको कंपनी में। दूसरा, फिल्म हो सकता है तो कोई वीडियोस दिखाएं अपने काम की, जिससे बंदा उन चीजों को सीख सके। रोल प्ले, उसकी कंपनी में उसका क्या काम होगा, उस रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन उसको टोटल दीजिए, मीन उसने क्या काम करना है। थर्ड, केस स्टडी, जिस जॉब पे उसको रखने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई अगर आपके पास केस है तो उनकी स्टडी भी उस बंदे को करवाई जाए, उसको बोला जाए कि आप इसको रीड कर लो, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो आपके ट्रेनिंग रूम है वहां पे इंस्ट्रक्शन भी आप साथ में दे दीजिए, आपको किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी क्या ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी टॉपिक आपका हुआ ट्रेनिंग वाला खत्म। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो लगता है पूछने वाला तो वो भी पूछ सकते हैं।